ठीक है। तो मैं सुमित मंगल उड़ान आईएएस एकेडमी से आज हम लोग राजपूतों के ऊपर पढ़ेंगे, यानी कि राजपूत काल के बारे में पढ़ेंगे। आखिर राजपूत काल क्या है, राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन कौन से राजपूत वंश थे, भारत में इस समय क्या क्या कंडीशन थी। देखो, राजपूत काल की अगर बात की जाए तो राजपूत काल का जो समय है वो समय है 750 से लेकर 1200 ईस्वी तक का। यानी वो ये समय है जिस समय भारत में, खास तौर पर उत्तर भारत में, एक जाति के रूप में स्थापित होंगे राजपूत। किसके रूप में स्थापित होंगे? एक जाति के रूप में स्थापित होंगे। हमने ट्रिपल अलायंस पढ़ा था और ट्रिपल अलायंस में मैंने तुम लोगों को बताया था कि प्रतिहार साम्राज्य का पतन हो गया। और प्रतिहार साम्राज्य का पतन हो जाने के बाद, यानी कि हमने ट्रिपल अलायंस पढ़ा था, त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच एक संघर्ष प्रारंभ हुआ कन्नौज को लेकर। और जब कन्नौज को लेकर संघर्ष प्रारंभ हुआ, जिसमें अंतिम रूप से प्रतिहारों की विजय हुई, लेकिन अंत में तीनों राज्य ही समाप्त हो गए। प्रतिहार साम्राज्य की अगर बात की जाए तो प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में कई छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ, जिसको हम कहते हैं राजपूत काल। क्या कहते हैं? राजपूत काल। राजपूतों की अगर बात की जाए तो उत्तर भारत में कई छोटे बड़े राजपूत हुए। जैसे मालवा वाले एरिया में जो राजपूत हुए वो कहलाए परमार। कौन कहलाए मालवा वाले क्षेत्र में? परमार। दूसरे कन्नौज, कन्नौज में कौन कहलवाए? गहड़वाल। और ये प्रतिहारों के समाप्त होने के बाद आए थे गहड़वाल। अजमेर के चौहान। दिल्ली के तोमर। दिल्ली की स्थापना किसने करी है? तोमर शासकों ने करी है। किससे करी है? तोमरों ने। जेजाक भुक्ति यानी के बुंदेलखंड के एरिया के शासक कौन? चंदेल। और जबलपुर के शासक कौन? कलचुरी। यानी कि इस तरह उत्तर भारत में हमें कई राज्यों के बारे में जानकारी मिलती है जो राजपूत वंश थे। जैसे मालवा के कौन हो गए? परमार। कन्नौज के कौन हो गए? गहड़वाल। अजमेर के कौन हुए? चौहान। दिल्ली के कौन हुए? तोमर। जेजाक भुक्ति यानी बुंदेलखंड के कौन हुए? चंदेल। और जबलपुर के हुए कलचुरी। अगर इन सभी वंशों के बारे में देखें तो सभी वंश जो हैं वो धीरे धीरे स्टेब्लिश हुए और उत्तर भारत में एक बहुत बड़े एरिया पर राजपूतों ने अपने वंशों की स्थापना कर दी। अगर देखा जाए तो देखो, यहां पर कौन सा वंश दिख रहा है तुम्हें? परमार दिख रहे हैं। यहां कौन दिख रहे हैं? चौहान। यहां पर गहड़वाल। बचे हुए प्रतिहार। बंगाल में कौन है पालों के बाद जाने के बाद? सेन। दिल्ली के आसपास तोमर। गुजरात के हैं सोलंकी। गुजरात के कौन है? सोलंकी। और जेजाक भुक्ति के कौन है? चंदेल। और दक्षिण में है चालुक्य और चोला एम्पायर। याद है? उत्तरवर्ती चालुक्य वंश आएंगे राष्ट्रकूटों के बाद, और यहां पर कौन आए? चोल वंश है। दूसरी तरफ इस तरफ यहां पर एक इस्लामिक राज्य स्थापित हो गया जिसको कहते हैं गजनी। क्या कहते हैं? और यहीं से भारत पर अब होगा अटैक, और इसे कहेंगे अरब अटैक। और अरब और तुर्की आक्रमणकारियों की वजह से भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी किन पर आ जाएगी? इन राजपूत राज्यों पर आ जाएगी। किन पर आएगी? इन राजपूत राज्यों पर आएगी। हम एक एक करके एक एक राजपूत वंशों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। देखो, राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर दो तरह के मत दिए जाते हैं। किस तरह के मत दिए जाते हैं? दो तरह के। यानी राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको लेकर दो मत हैं। पहला मत कहता है विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, और विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है कर्नल डॉट ने। ये सिद्धांत ये कहता है कि भारत में जो राजपूत हैं वो बेसिकली विदेशी आक्रमणकारियों की संतानें हैं। जैसे शक, कुषाण और पार्थियन जैसे आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया,
और आक्रमण करने के बाद एक लंबे समय तक इन्होंने भारत में शासन किया। जब लंबे समय से इन्होंने भारत में शासन किया तो ये भारतीय समाज में ही मिलजुल गए और भारतीय समाज में ही मिलजुल कर ये वर्ण व्यवस्था के अंग बन गए और वर्ण व्यवस्था के तहत इन्हें क्षत्रिय वर्ण में शामिल किया गया, क्योंकि कर्म से ये क्या थे? शासक थे, यानी कि योद्धा थे, युद्ध लड़ते थे। और वर्ण व्यवस्था में इनको किस में रखा जाता था? क्षत्रिय कुल में रखा जाता था, यानी कि ये कुल के हिसाब से क्या हो गए? क्षत्रिय। लेकिन वर्ण व्यवस्था में इन्हें निम्न कुल के क्षत्रिय के रूप में शामिल कर लिया गया और लंबे समय तक रहने की वजह से ये भारत के समाज में इतने घुल मिल जिल गए कि अब पहचान में ही नहीं आते थे कौन विदेशी और कौन भारतीय, क्योंकि भारतीय महिलाओं से विवाह कर कर इन्होंने अपने वंश को भारतीय वंश बना दिया और खुद का नाम भी उन्होंने भारतीयों जैसा रखा। इसलिए कर्नल डॉट का मानना है जिन्होंने सबसे पहले राजपूत शब्द का प्रयोग किया। किसने राजपूत शब्द का प्रयोग किया है? कर्नल डॉट ने। और कर्नल डॉट ने विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत बताते हुए कहा है कि इनकी उत्पत्ति शक कुषाण जैसे विदेशी शासकों के भारत में बस जाने के कारण हुई। कई लोग इसको नहीं मानते हैं। दूसरा मत देसी उत्पत्ति का सिद्धांत है, जो गौरी शंकर ओझा जैसे लोगों का मानना है कि राजपूत कोई और नहीं बल्कि भारतीय वर्ण व्यवस्था में जो क्षत्रिय वर्ण था, इन्हीं क्षत्रियों की संतानें आगे चलकर राजपूत कहलाई। समझ में बात आई? एक लोग विदेशी मानते हैं और एक क्षत्रिय कुल से इसको उत्पन्न मानते हैं। राजपूतों को लेकर एक और सिद्धांत है और वो है प्रिंसिपल ऑफ अग्निकुल, यानी के फायर पिट, यानी के एक अग्निकुल का सिद्धांत। अग्निकुल का सिद्धांत हमें पृथ्वीराज रासो की बुक चंद बरदाई में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? चंद बरदाई में, जिसमें पृथ्वीराज रासो के बारे में लिखा गया है और उसके मंत्री चंद बरदाई ने लिखा है। उन्होंने बताया है कि एक बार राजस्थान के आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ के द्वारा यज्ञ किया जा रहा था और यज्ञ किए जाने पर उस यज्ञ के संपन्न होने के पहले ही वहां दैत्य पहुंच जाते हैं और दैत्य लोग जो हैं वो ब्राह्मणों को चिमटी खोड़ खोड़ के उनका यज्ञ पूरा नहीं होने देते। कभी मांस फेंक देते हैं उनके सामने, कभी दारू फेंक देते हैं, यानी कि ऐसे करके उन्हें यज्ञ करने से रोकते हैं। तभी ऋषि वशिष्ठ को गुस्सा आता है और ऋषि वशिष्ठ उसी आग से 4 योद्धाओं को पैदा करते हैं। किसको पैदा करते हैं? 4 योद्धाओं को पैदा करते हैं और इस तरह इन दैत्यों का सामना करने के लिए ऋषि वशिष्ठ इन 4 योद्धाओं को पैदा करते हैं और जो है पतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, यानी के PPCC। पतिहार, परमार, चौहान, चालुक्य, ये चारों योद्धा उस अग्निकुल से उत्पन्न होते हैं, दैत्यों का अंत करते हैं और दैत्यों का सफाया करके ऋषि वशिष्ठ अपने यज्ञ को पूरा कर लेते हैं। अपने यज्ञ को पूरा कर लेने के बाद ऋषि वशिष्ठ जो हैं उन चारों योद्धाओं को भारत के अलग अलग क्षेत्रों पर शासन करने की अनुमति प्रदान कर देते हैं और इस तरह ये चारों जाकर अपने अपने नाम से राजपूत वंशों की स्थापना करते हैं। समझ में आई ये कहानी? क्लियर है? तो एक सिद्धांत हमें ये कहता है कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशियों से हुई। एक सिद्धांत हमें ये कहता है कि उनकी उत्पत्ति देशी उत्पत्ति है, यानी कि राजा महाराजा जो भारत में क्षत्रिय थे उनसे हुई। एक सिद्धांत जो हमें अग्निकुल के सिद्धांत के रूप में बताता है और वो बताता है चंद बरदाई की पुस्तक, वो पृथ्वीराज रासो, जो चंद बरदाई के द्वारा लिखी गई है और चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो में इसका वर्णन किया है, जो किसके बारे में बता रही है? पृथ्वीराज चौहान के बारे में। और इसी में अग्निकुल के सिद्धांत के तहत चंद बरदाई ने यह बताया है कि 4 योद्धाओं की उत्पत्ति हुई। क्लियर है? पतिहार, परमार, चौहान, चालुक्य। क्वेश्चन आएगा इन चारों योद्धाओं में से कौन नहीं थे? पतिहार, परमार, चौहान, चंदेल। अब तो याद आ जाएगा अभी तो, है ना? उस समय नहीं आएगा। क्लियर है? दूसरा,
राजपूतों को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी कैटेगरी में रखा गया। सूर्यवंशी यानी कि वो जो कि मनु के पुत्र इक्ष्वाकु से जोड़ते हैं, क्योंकि भगवान राम भी किस वंश के थे? इक्ष्वाकु वंश के थे। यानी मनु के पुत्र इक्ष्वाकु से जोड़ते हैं, वो अपने आप को सूर्यवंशी कहते हैं। भगवान राम सूर्यवंशी थे। चंद्रवंशी वो जो अपनी उत्पत्ति मनु की पुत्री इला से जोड़ते हैं, वो चंद्रवंशी कहलाते हैं। समझ गए? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। अब एक एक वंश के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले गहड़वाल वंश, हमने कल पिछली क्लासों में देखा था। गहड़वाल वंश की अगर बात की जाए तो गहड़वाल वंशों का फाउंडर जो है यानी संस्थापक वो है, वो क्या नाम है? चंद्रदेव। गहड़वाल वंश की कैपिटल क्या थी? कन्नौज थी। ठीक। इसी वंश का एक शासक है जिसका नाम है गोविंद चंद। क्या नाम है? और गोविंद चंद के दरबार में एक विद्वान रहते हैं जिनका नाम है लक्ष्मीधर। और लक्ष्मीधर ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है कत्य कल्प तरु। कत्य कल्प तरु ये लक्ष्मीधर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। राजा भोज ने भी कत्य कल्प तरु नाम से कवि जो है रचना लिखी थी। तो लक्ष्मीधर की एक बुक है जिसका नाम है कत्य कल्प तरु, जो किसके दरबार में रहते हैं? गोविंद चंद के दरबार में रहते हैं। गहड़वाल वंश का अगला शासक जो है वो है जयचंद। कौन है? जयचंद। अब देखो कहानी क्या है। यहां पर कन्नौज वंश है। कौन सा वंश है? और कन्नौज वंश यानी कि गहड़वाल वंश। कौन सा वंश? और गहड़वाल वंश का शासक इसमें कौन है? जयचंद। क्लियर है? दूसरी तरफ यहां है अजमेर, और अजमेर के कौन है? चौहान। और चौहानों का इस समय जो शासक है वो है पृथ्वीराज चौहान थर्ड। पृथ्वीराज चौहान थर्ड। ठीक है। दूसरी तरफ गुजरात में सोलंकी है, और सोलंकी वंश का शासक है भीम द्वितीय। कौन है? भीम द्वितीय। और एक और वंश है यहां पर चंदेल वंश, जो जिजाक भुक्ति वंश के नाम से यानी बुंदेलखंड में है। ठीक है। और यहां पर उसका शासक है परमार्दी देव। अब देखो कहानी क्या है। जयचंद की एक पुत्री है। जयचंद की एक पुत्री है। उस पुत्री का नाम है संयोगिता। क्या नाम है उस पुत्री का नाम? संयोगिता। पृथ्वीराज चौहान उस समय सबसे महान शासक है, और उसकी वीर गाथाएं पूरे राजपूत जो शासक है उनके कानों में सुनाई दे रही है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जैसा कोई भी उस समय राजपूत नहीं है ऐसा, इतना वीर, इतना साहसी। जब पृथ्वीराज चौहान की वीरता की कहानियां जब संयोगिता को पता चलेगी तो संयोगिता मन ही मन में पृथ्वीराज चौहान को पसंद करने लगेगी, और एक बार पृथ्वीराज चौहान की तस्वीर बनाकर एक रचनाकार संयोगिता को दिखा देगा। और जब वो दिखा देगा तो संयोगिता जो है पृथ्वीराज चौहान को अपना जीवन साथी तय कर लेगी। दूसरी तरफ कई लोगों का मानना है कि पृथ्वीराज चौहान की शादी हो चुकी है उस समय, कई बीबियां भी हैं पृथ्वीराज चौहान की। लेकिन पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि उस समय राजा महाराजा हैं वो लोग, तो इसलिए पृथ्वीराज चौहान जो है उसे भी संयोगिता के सौंदर्य का पता चल चुका है। और पृथ्वीराज चौहान ने एक बार संयोगिता को देख लिया और मन ही मन में संयोगिता से वो भी प्रेम करने लगा। और इस तरह संयोगिता भी पृथ्वीराज चौहान से प्रेम कर रही है, और दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान भी संयोगिता से प्रेम कर रहा है।
लेकिन इन दोनों के प्रेम को कोई नहीं समझ रहा। दूसरी तरफ गहरवाल वंश का जो शासक है जयचंद, ये जयचंद पृथ्वीराज चौहान को पसंद नहीं करता। ससुर जी बनने से पहले ही ससुर जी नाखुश, और संयोगिता की बहन को वो जीजाजी बनाना नहीं चाहते पृथ्वीराज चौहान। जयचंद पृथ्वीराज चौहान को पसंद नहीं करता, इसलिए जयचंद ने संयोगिता का स्वयंवर रचा। और स्वयंवर रचने के लिए गढ़वाल वंश के शासक जयचंद ने अपने राज्य कन्नौज में उन सभी राजपूतों को आमंत्रित किया जो कि इस स्वयंवर में आना चाहते थे। सारे राजपूत आए। 16 साल से लेकर 80 साल तक के सारे राजपूत पहुंचे। संयोगिता से विवाह करने के लिए अच्छे अच्छे राजपूत मर रहे थे। उसमें से अंतिम जो अपनी कब्र में जिनके पैर लटके हुए थे, वो भी अंतिम समय में एक निकाह करना, मतलब एक विवाह करना चाहते थे। तो वो भी विवाह करने के लिए स्वयंवर में पहुंच गए। दूसरी तरफ सारे राजपूतों यानी कि वीर राजपूतों को बुलाया गया और इस तरह संयोगिता का स्वयंवर आयोजित किया गया। लेकिन जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया। और पृथ्वीराज चौहान उस समय इतना वीर और महान व्यक्ति, पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया। बाकी सबके जो राजपूत थे जिन्होंने जीवन में कभी तलवार भी उठा नहीं पाए थे क्योंकि उम्र हो चुकी थी उनकी, वो शादी करने के लिए आ चुके थे। पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के लिए द्वारपाल पर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति बनाकर खड़ी कर दी जयचंद ने, और पृथ्वीराज चौहान को अपमानित कर दिया और द्वारपाल के रूप में पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति खड़ी की गई। स्वयंवर चालू हुआ। नई नई दुल्हन तैयार होके आई रोज ब्यूटी पार्लर से। संयोगिता बकायदा मेहंदी लगी पृथ्वीराज चौहान के नाम की, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को तो बुलाया ही नहीं गया। अब संयोगिता घूंघट उठा के, क्योंकि उस समय महिलाएं घूंघटों में रहती थोड़ी, तो उठा के ऐसे देख रही, कहां दिख रहा, कहां दिख रहा, कहां दिख रहा। पृथ्वीराज चौहान कहीं दिख नहीं रहा। बेचारी का दिल रूठा रूठा सा गया। फिर उसने, उस समय मोबाइल चलते नहीं, पेजर चलते थे, पेजर पे उन्होंने मैसेज भेज दिया, वेयर आर यू। पृथ्वीराज चौहान ने बोला, ऑन द वे। अभी तो नहीं है ना वो कहां है, अभी रास्ते में। तो उससे भी क्या लिखा, ऑन द वे हूं। ठीक है। संयोगिता गई। संयोगिता ने देखा भैया जितने भी राजपूत आए थे सब उनके सामने खड़े हुए थे। संयोगिता को पता था इनमें से कोई भी उनके लायक नहीं है। राजपूतों ने देखा अंतिम जो राजपूत थे बेचारे खड़े हुए कि उसके गले में माला पड़ जाए। बेचारे राजपूत खुशी खुशी खड़े होते और दुखी दुखी बैठ जाते। और कुछ राजपूत तो ऐसे थे 80-90 साल के थे, खड़े होने में इतनी देर लगी, इतने में संयोगिता निकल गई आगे। बेचारे वो खड़े नहीं हो पाए और पीछे से चल रहा है हमारा नंबर। भाई हमें भी तो मौका तो लाख। ठीक है। संयुक्ता आगे निकल गई और संयुक्ता आगे निकली और पृथ्वीराज चौहान की जहां द्वारपाल के रूप में मूर्ति लगा के रखी थी, वहां जाके उसने उस द्वारपाल के रूप में पृथ्वीराज चौहान को माला पहना। जयचंद ने देखा। जयचंद सोचे भाई इसका नहीं तो इसका नंबर आएगा। तो संयोगिता को क्या पता था कि भाई तो पृथ्वीराज चौहान को चाहती है। और इस तरह संयोगिता ने जैसे ही पृथ्वीराज चौहान को माला पहनाई, जयचंद क्रोधित हो गया और जयचंद आगे बढ़ा। तभी ऑन द वे जो तो पृथ्वीराज चौहान, वो फटा पोस्टर और नकला हीरो। और पृथ्वीराज चौहान आ गया और पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता से बोला नीचे झुक के, विल यू मैरी मी। संयोगिता ने हाँ बोल दिया। जैसे उसने हाँ बोला, पृथ्वीराज चौहान ने उसको अपने रथ में बिठाया और भले राजपूतों के महफिल से उठाकर ले गया और उसने संयोगिता का अपहरण कर लिया। कोई नहीं रोक, पृथ्वीराज चौहान था भैया, उसको कौन रोकेगा। भाई पृथ्वीराज चौहान की वीर गाथाएं इतनी थी, पृथ्वीराज चौहान इतना ताकतवर राजा था उस समय का, और पृथ्वीराज चौहान को रोकना हर किसी के बस की बात नहीं थी। राजपूतों में सबसे महान राजपूत था, उसको रोकना मतलब राजपूतों को अपनी शामत लानी थी क्या। अब पृथ्वीराज चौहान जो है वो संयोगिता का अपहरण करके ले गया और रथ में बिठाकर उसने संयोगिता का अपहरण कर लिया और जयचंद देखता ही देखता रह गया। और जयचंद
हो गया पृथ्वीराज चौहान का और दुश्मन। कहां बनना था ससुर जी, बन गए वो उसके दुश्मन। तो पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता का क्या कर लिया, अपहरण कर लिया। दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान ने सोलंकी वंश के शासक भीम द्वितीय पर भी आक्रमण किया और भीम द्वितीय की जो कैपिटल थी अनहिलवाड़ा को, उसको लूट लिया। और पृथ्वीराज चौहान और भीम द्वितीय के युद्ध में भीम द्वितीय को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए भीम द्वितीय भी पृथ्वीराज चौहान का क्या हो गया, दुश्मन। जयचंद भी दुश्मन, सोलंकी शासक भीम द्वितीय भी दुश्मन। दूसरा, पृथ्वीराज चौहान ने चंदेल शासक परमार्दित देव पर भी अटैक कर दिया और परमार्दित देव अपनी राजधानी जो महोबा यानी कि राजधानी रही थी, और परमार्दी देव के दो सेनापति हुआ करते थे जिनका नाम था एक आला और एक का नाम था उदल। और आला और उदल दोनों ने बड़ी वीरता के साथ अपनी राजधानी खजुराहो यानी महोबा को बचाए रखा और आला उदल पृथ्वीराज चौहान की सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त। और आला उदल के इस बलिदान के कारण पूरा बुंदेलखंड आज भी आला खंड गाता है। जैनिक के द्वारा लिखी गई रचना है आलाखंड, जिसको गाया जाता है। और आला उदल के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 52 लड़ाइयां लड़ी, लेकिन जिसमें किसी भी लड़ाई में वो पराजित नहीं हुए। आला उदल वीर गति को प्राप्त हो गए और परमार्दी देव बच गए। लेकिन चंदेल भी उस समय एक महान राजपूत वंश था, इसलिए परमार्दी देव भी किसका विरोधी हो गया, पृथ्वीराज चौहान का। कहानी समझ में आई यहां तक। दूसरी तरफ मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण कर रहा है। कौन कर रहा है, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने पहले गुजरात के रास्ते भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई, लेकिन भीम द्वितीय की मां नायिका देवी ने पराजित कर दिया मोहम्मद गोरी को। और जब मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया तो मोहम्मद गोरी को यह एहसास हुआ कि गुजरात के रास्ते भारत में इंटर नहीं हो सकते, इसलिए वो वापस गया। और वापस जाकर कुछ समय बाद वो वापस भारत पर आक्रमण करने के लिए बलूचिस्तान पार करता हुआ, पाकिस्तान के दर्रों को क्रॉस करता हुआ वो भारत की सीमा के अंदर इंटर हो गया। 1191 में उसकी सेना आगे बढ़ रही, और 1191 में जब उसकी सेना आगे बढ़ रही है तो दोनों की सीमाएं एक जगह आकर मिल गई हैं, और वो जगह है भटिंडा। कौन सी जगह है, भटिंडा। और भटिंडा से ही सीमा चालू होती है चौहान शासक अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान की। ठीक है काजल की बहन। अब पृथ्वीराज चौहान की सीमा भटिंडा पर है और मोहम्मद गोरी भी कहां तक पहुंच चुका है, भटिंडा तक पहुंच चुका है। इसलिए अब यह तय हुआ कि दोनों के बीच अब युद्ध जरूर, दोनों के बीच युद्ध जरूर होगा। दोनों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई। पृथ्वीराज चौहान एक महान शासक था और पृथ्वीराज चौहान की वीरता के किस्से भी उस समय गूंजते थे। मोहम्मद गोरी के साथ पृथ्वीराज चौहान का 1191 में एक युद्ध हुआ। इस युद्ध को कहते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। क्या कहते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध। और इस तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। और मोहम्मद गोरी को पराजित करके पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को जिंदा छोड़ दिया और मोहम्मद गोरी को जीवन दान दे दिया। मोहम्मद गोरी अपने इस जीवन दान को पाकर बहुत खुश हुआ और वापस अपनी राजधानी गजनी लौट गया। लेकिन मोहम्मद गोरी को यह बात समझ में आ गई कि अगर भारत के अंदर इंटर होना है तो पृथ्वीराज चौहान को पराजित करना होगा। एक साल 1191 से लेकर 92 तक मोहम्मद गोरी अपनी पूरी प्लानिंग करता रहा
कि किस तरीके से उसे भारत पर आक्रमण करना है, चौहानों को कैसे हराना है, हिंदुओं की जो युद्ध नीति है उसको कैसे फेल करना है। और इस तरह उससे 1 साल पूरी प्रिपरेशन करी इस युद्ध को जीतने के लिए। दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान का नया-नया ब्याह हुआ था संयोगिता से, तो पृथ्वीराज चौहान शिमला, कुल्लू, मनाली घूमने चले गए। ठीक? यानी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, बल्कि पृथ्वीराज चौहान ने जीवन दान दे दिया था, लेकिन उन्होंने मोहम्मद गोरी का पीछा करके उसकी हत्या नहीं की। ये गलती हो गई पृथ्वीराज चौहान। दूसरी तरफ मोहम्मद गोरी ने 1 साल तक अपनी सेना को पूरा मजबूत किया और 1 साल बाद 1192 में मोहम्मद गोरी वापस भारत की ओर बढ़ा। पृथ्वीराज चौहान भी तैयार था इस तरीके से लड़ने के लिए, और पृथ्वीराज चौहान भी अपनी पूरी सेना लेकर युद्ध मैदान में उतर गए। युद्ध प्रारंभ हुआ और इस युद्ध को कहा जाता है तराइन का सेकेंड बैटल। क्या कहा जाता है? तराइन का सेकेंड बैटल। तराइन का प्रथम युद्ध भले ही पृथ्वीराज चौहान जीत गया, लेकिन तराइन का सेकेंड युद्ध इससे ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि मोहम्मद गोरी पूरी तैयारी के साथ आया था और पृथ्वीराज चौहान भी इस युद्ध में पूरी तैयारी के साथ उतरा था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने अन्य राजपूतों से भी सहायता मांगी, लेकिन ससुर जी ने कह दिया नो मीन्स नो। सोलंकी शासक भीम द्वितीय ने भी कह दिया आई एम सॉरी, और परमार्दी देव ने कह दिया एक्सट्रीमली सॉरी। अब ये तीनों के तीनों पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं देंगे, जो कि उस समय के महान राजपूत शासक है। अब पृथ्वीराज चौहान को कुछ छोटे राजपूतों ने साथ दिया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के द्वारा तैयार की गई मिलिट्री के सामने कमजोर था। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध हुआ और मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया, और पराजित करने के बाद पृथ्वीराज चौहान की राजधानी अजमेर पर कब्जा कर लिया मोहम्मद गोरी। अब पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या हुआ? याद रखना, पृथ्वीराज चौहान थर्ड है। ये कौन है? थर्ड। अब क्या हुआ? कई इतिहासकार कहते हैं, जैसे मिनाजुस सिराज ने कहा है कि पृथ्वीराज चौहान जो है उसे पकड़ा गया, उसकी आंखें निकाल ली गई और उसे गजनी ले जाया गया, या तत्काल उसकी वहीं पर हत्या कर दी। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने अपने अंडर में रखा, कुछ समय प्रशासन चलाने दिया, लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान ने वापस से कन्नौज पर अधिकार, उस पे अजमेर पर अधिकार करना चाहा, तो मोहम्मद गोरी ने उसे दंडित किया और फिर उसकी हत्या करवा दी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की युद्ध में ही मोहम्मद गोरी के द्वारा हत्या कर दी गई। लेकिन मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच क्या हुआ, इसको लेकर चंद बरदाई ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासों में बताया। इसमें ये उसके पुत्र ने लिखी है बाद में, चंद बरदाई के। इसमें यह बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकलवा दी गई और आंखें निकलवाकर पृथ्वीराज चौहान को उसकी राजधानी गजनी ले जाया गया। गजनी ले जाकर पर यह पता चला कि मोहम्मद गोरी को कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो शब्द भेदी बाण चला सकता है। मोहम्मद गोरी को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि शब्द को सुनकर वो वहां तीर चला दे, और तीर भी निशाने पर लगे। मोहम्मद गोरी अपने दरबार में बैठा हुआ था और मोहम्मद गोरी ने बोला भैया बुलाओ जरा पृथ्वीराज चौहान। इसकी आंखें निकलवा दी गई थी, पृथ्वीराज चौहान को बुलाया गया। पृथ्वीराज चौहान आया और पृथ्वीराज चौहान को देखकर मोहम्मद गोरी ने बोला भैया चलाओ भैया शब्द भेदी बाण। तभी उसके साथ उनका मंत्री चंद बरदाई भी था। कौन था? चंद बरदाई था। और चंद बरदाई ने फिर मोहम्मद गोरी जहां बैठा हुआ था उसकी दूरी बताई, किसको? पृथ्वीराज चौहान को। और वो कविता क्या है? 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रधान। हाँ, अंगुल अष्ट प्रमाण।
ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। और फिर पृथ्वीराज चौहान ने तीर चलाया और मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी। लेकिन कई इतिहासकारों का मानना है कि ये एक कहानी है जो चंद बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताई है। बाद में पृथ्वीराज चौहान ने चंद बरदाई की और चंद बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान की चाकू मारकर दोनों ने अपने प्राण त्याग दिए। ओरिजिनल में जो कहानी है वो ये है कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने कुछ समय तक अपने अंडर में रखा। इसकी जानकारी हमें उस समय के पाए गए सिक्कों पर मिलती है, जिस पर एक तरफ मोहम्मद बिन साम यानी मोहम्मद गोरी और एक तरफ पृथ्वीराज चौहान लिखा हुआ है, जो इस बात का प्रमाण देता है कि कुछ समय पृथ्वीराज चौहान उसके अंडर में रहा होगा, लेकिन बाद में षड्यंत्र करने की वजह से पृथ्वीराज चौहान की हत्या मोहम्मद गोरी ने कर दी और इस तरह मोहम्मद गोरी भारत के अंदर इंटर कर गया। ठीक है, समझ में आई कहानी है पूरी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो गहरवाल वंश का फाउंडर कौन है? चंद्रदेव। कौन है? चंद्रदेव। और इस वंश का अगला शासक कौन है? गोविंद चंद। और गोविंद चंद के दरबार में कौन रहते हैं? लक्ष्मीधर, जिन्होंने किसकी रचना की है? कत्यकल्प तरु की। जयचंद की अगर बात की जाए तो जयचंद गहरवाल वंश का अंतिम शासक है। कौन है? अंतिम शासक है। और जयचंद जो है वो किससे शत्रुता रखता है? पृथ्वीराज चौहान से शत्रुता रखता है। और पृथ्वीराज चौहान उसकी पुत्री संयोगिता से प्रेम करता है, लेकिन स्वयंवर में वो उसका अपहरण कर लेता है। इसके विरुद्ध चंदेल शासक परमार्दी देव को भी उस समय सहायता प्राप्त होती है, लेकिन संयोगिता का अपहरण करने के बाद जयचंद और पृथ्वीराज चौहान एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। दूसरी तरफ मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण कर रहा है और मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण करके 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध और 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गया और पृथ्वीराज चौहान के पराजित हो जाने के बाद मोहम्मद गोरी तराइन का युद्ध जीतने के बाद गजनी वापस लौट गया। गजनी वापस लौटने के बाद जब वो लौटा वापस तो कुतुबुद्दीन ऐबक को अपॉइंट करके गया, लेकिन 2 साल बाद वो वापस आया और 2 साल वापस दो बार मतलब 2 साल बाद वापस आकर 1194 में उसका युद्ध हुआ जयचंद के साथ और इसको कहते हैं बैटल ऑफ चंदावर का। क्या कहते हैं? बैटल ऑफ चंदावर। और इस चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित कर दिया और जयचंद को पराजित कर कर उसने कन्नौज, जिसके लिए राजपूत आपस में लड़ रहे थे, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, अब वो किसके अधिकार क्षेत्र में आ चुका था? वो अब तुर्कियों के अधिकार क्षेत्र में आ चुका था। बात समझ में आई? क्लियर है? ठीक। तो गहरवाल वंश का महान शासक कौन होगा? सबसे पहला संस्थापक चंद्रदेव, दूसरा गोविंद चंद जिसके दरबार में लक्ष्मीधर जिन्होंने कत्यकल्पतरु रची, इसके बाद जयचंद और जयचंद की दुश्मनी किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आई बात? अगला है चंदेल वंश। कौन सा वंश? चंदेल वंश। चंदेल वंश की अगर बात की जाए तो चंदेल वंश की जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो चंदेल वंश की जानकारी जो हमें मिलती है वो मिलती है एक खजुराहो इंस्क्रिप्शन से, जो 1954 में चंदेल शासक भंग के द्वारा लिखवाया गया। खजुराहो इंस्क्रिप्शन की एक खासियत यह है कि यह भारत का पहला ऐसा अभिलेख है जिसकी लिपि देवनागरी। कैसी लिपि है?
यानी भारत का पहला ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें देवनागरी लिपि प्रयोग की गई है? खजुराहो के अभिलेखों में। किसमें? खजुराहो के अभिलेखों में। चंदेलों ने जिस एरिया पर अधिकार किया उस एरिया को कहते हैं जेजाक भुक्ति, और उस क्षेत्र को कहते हैं बुंदेलखंड। क्या कहते हैं? बुंदेलखंड। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, इस वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखना, इस वंश का संस्थापक है नन्नुक। चंदेलों का फाउंडर कई बार पूछा जाता है, याद रखना। तो चंदेल वंश का संस्थापक है नन्नुक और इनकी राजधानी है खजुराहो। क्या है राजधानी? खजुराहो। इस वंश का पहला महान शासक होगा यशोवर्मन। नन्नुक भूलना मत, चंदेल वंश का फाउंडर है। इस वंश का महान शासक है और वो है यशोवर्मन, और इसी ने खजुराहो में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया, यानी कि विष्णु मंदिर बनवाया। अगला शासक हुआ धंग। कौन हुआ अगला शासक? धंग। धंग खजुराहो में उसने भव्य मंदिरों के निर्माण को प्रारंभ करवाया, और कहा जाता है कि उसकी आयु 100 वर्ष की थी, और 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के बाद उसने प्रयाग के संगम में जाके अपने प्राण त्याग दिए। तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करने का कार्य सबसे पहले धंग शासक ने प्रारंभ किया, धंग देव। इस समय चंदेलों में आगे चलकर परमार्दी देव शासक बना। ठीक है, कई लोगों ने बनवाया। धंग के बाद एक और शासक आता है गंडदेव, इसने भी निर्माण करवाया। धंग देव भी बोलते हैं इसको, इसने भी इसका निर्माण करवाया। आगे चलकर मोहम्मद गजनवी जब भारत पर आक्रमण कर रहा था तो उसने 2 बार खजुराहो पर आक्रमण किया। इस वंश का अंतिम शासक होगा परमार्दी देव। कौन होगा? और परमार्दी देव के विरुद्ध इस समय जो अंतिम शासक है चंदेलों का, तभी कुतुबुद्दीन ऐबक चंदेल वंश पर आक्रमण कर देगा, जो मोहम्मद गोरी का एक सेनापति है। और कुतुबुद्दीन ऐबक परमार्दी देव की कैपिटल कालिंजर पर अधिकार कर लेगा। पहले महोबा और फिर कालिंजर उसके अधिकार क्षेत्र में आ जाएंगे, और इस तरह परमार्दी देव की पराजय हो जाएगी और चंदेल वंश की राजधानी यानी कालिंजर पर अधिकार कर लेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और इस तरह चंदेलों का हिस्सा भी किसके अधिकार क्षेत्र में चला जाएगा? तुर्कों के अधिकार क्षेत्र में चला जाएगा। खजुराहो के मंदिरों के निर्माण का जो टाइम पीरियड है वो है 950 से लेकर 1050, और इतने समय में खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया गया। लगभग 85 मंदिर हैं, लेकिन अब बचे हुए मंदिरों की संख्या मात्र 22 बची है। बाकी सारे मंदिर अधिकतर खंडर में तब्दील हो चुके। क्लियर है? तो आज हम लोगों ने गढ़वाल वंश देखा, राजपूतों की उत्पत्ति देखी, और हमने देखा चंदेल वंश। बाकी चीज या बाकी राजपूत जो हैं वो हम लोग कल देखेंगे। ठीक है? तो जय हिंद, जय